हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बाल विकास से रिलेटेड हमेशा की तरह दोस्तों कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और ये हमारा पहला 1 नंबर का क्लास है दोस्तों, अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज के क्लास में दोस्तों आपके सामने लाया गया है, इसीलिए आप वीडियो को मिस ना करें दोस्तों, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, प्रेरणा की सीमा। बी में है विद्यालय का असहयोग, या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक सीमा। डी में है ज्ञान की सीमा। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो विद्यालय का असहयोग हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो विद्यालय का असहयोग हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और कोशिश कीजिए दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया दोस्तों? बताइए यह किसने कहा? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, गेट्स व अन्य के द्वारा, या फिर दोस्तों बी में है मॉर्गन और गिलीलैंड के द्वारा, या फिर दोस्तों सी में है स्किनर द्वारा, डी में दोस्तों क्रॉनबैक। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, गेट्स व अन्य के द्वारा यह कथन दिया गया। तो हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है? बताइए दोस्तों, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि इनमें से क्या है? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, उसे माता पिता को सूचित करना। बी में है छात्र को दंडित करना। सी में है उसे नजर अंदाज करना, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। यहाँ पर का सुझाव देना ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि निम्न में से क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में दोस्तों जवाब बताइए। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है दोस्तों? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉइड। बी में है यूंग, सी में है मन, डी में है ऑलपोर्ट। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, यूंग हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से क्या है, बताइए। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर दोस्तों, ए में दे दिया है आर्थिक तत्व, बी में है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक तत्व, या फिर डी में है वंशानुगत तत्व। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, या फिर बी में है अनियमित विकास का नियम, सी में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर डी में है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा बी ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों, अनियमित विकास का नियम। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अनियमित विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या फिर बी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निरंतर विकास का सिद्धांत, सी में है परस्पर संबंध का सिद्धांत, डी में है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है, हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। ए में दे दिया है आगरा, बी में है लखनऊ, सी में है इलाहाबाद, डी में है वाराणसी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बताइए। जल्द से जल्द इस प्रश्न का अपने कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है इलाहाबाद, यानी हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। बताइए दोस्तों किससे, बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से, या फिर दोस्तों वन मानुषों से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए दोस्तों इस प्रश्न का कोशिश कीजिए कि आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। वन मानुषों से, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का वन मानुषों से था। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, वन मानुषों से था। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम का पठार है, अधिगम का पठार है। बताइए दोस्तों, अधिगम की समाप्ति, बी में है अधिगम में
अवरुद्ध वर्धन, या फिर सी में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, अधिगम में दोष, डी में है अधिगम में अवरोध। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध, अवरुद्ध वर्धन है हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ए में दे दिया है तत्परता का नियम, बी में है अभ्यास का नियम, सी में है बहु अनुक्रिया का नियम, या फिर दोस्तों डी में है प्रभाव का नियम। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी में है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, या फिर सी में है आर्मी अल्फा परीक्षण, डी में है चित्रांकन परीक्षण। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बुद्धि के द्विकारक यानी दूसरा कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, थॉर्नडाइक, बी में है स्पीयरमैन, सी में है वर्नन, डी में है अस्टर्न। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए निम्न में से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो थॉर्नडाइक के द्वारा चलाया गया था। बी में है सीखने का क्रियानुसूत अनुबंधन सिद्धांत जो बी.एफ. स्किनर द्वारा है। सी में है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत जो पेवलव के द्वारा है, या फिर डी में है सीखने का समग्र सिद्धांत जो हल के द्वारा है। तो इनमें से हमारा निम्न में से युग में दोस्तों बताइए कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, सीखने का समग्र सिद्धांत जो हल के द्वारा चलाया गया है। ये हमारा युग्म सही नहीं है, हल के द्वारा नहीं चलाया गया था। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा युग्म सही नहीं है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर सही नहीं है। ए में दे दिया है स्मृति स्तर, बी में है अवबोध स्तर, सी में है प्रवर्ती स्तर, या फिर दोस्तों डी में है दूरवर्ती स्तर। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो दूरवर्ती स्तर। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा,
निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? ए में दे दिया है अन्वेषण, बी में है व्याख्यान, सी में है योजना, डी में है मस्तिष्क उद्वेलन। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो व्याख्यान हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, व्याख्यान। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? ए में दे दिया है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, या फिर दोस्तों बी में है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, या फिर सी में है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है, या फिर डी में है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं का अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो इनमें से हमारा जो नहीं है बी ऑप्शन यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह हमारा यह कथन समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है? बताइए दोस्तों, किस अवस्था से संबंधित है? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है मध्य किशोरावस्था। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है। संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई निम्न में से क्या है? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, ध्वनि ग्राम, बी में है रूपग्राम, सी में है पद, या फिर दोस्तों डी में है शब्द। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई रूपग्राम है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ए में दे दिया है मानसिक आयु, वास्तविक आयु, बी में है मानसिक आयु, वास्तविक आयु, वही है, ए बी सेम है, सी में है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 100 वास्तविक आयु मानसिक आयु, या फिर डी में है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, 100 वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है दोस्तों किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ए में दे दिया है कोहलर ने दिया, या फिर दोस्तों बी में है पावलोव, सी में है थॉर्नडाइक, डी में है गेस्टाल्ट। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। सीखने में प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों बताइए। कौन व्यक्ति थे जो प्रयास व त्रुटि यानी प्रयास व भूल के सिद्धांत दिए थे? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है थॉर्नडाइक, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार
अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, क्रिया और प्रतिक्रिया की, बी में है निदान की, सी में है प्रत्यक्षीकरण की, या फिर डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है क्रिया और प्रतिक्रिया की भी, निदान की भी, प्रत्यक्षीकरण का भी। दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है अनुक्रिया सामान्यीकरण, या फिर बी में है अनुक्रिया अनुबंधन, सी में है उद्दीपक सामान्यीकरण, या फिर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है दोस्तों उद्दीपक सामान्यीकरण। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, बी में है व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, या फिर डी में है विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है अभिभावक की पृष्ठभूमि। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल अवस्था की एक विशेषता नहीं है। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी है जो बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। ए में दे दिया है अभिवृद्धि में स्थिरता, बी में है सामूहिकता की प्रबलता, सी में है जिज्ञासा की कमी, डी में है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सी बाल अवस्था की एक विशेषता नहीं है, तो जिज्ञासा की कमी। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ए में दे दिया है आयोजन, बी में है उद्भावन, सी में है अभिप्रेरणा, डी में है प्रबोधन। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है अभिप्रेरणा। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है। ए में दे दिया है नैतिक विकास, बी में है शारीरिक विकास, सी में है सामाजिक विकास, डी में है मानसिक विकास। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है, तो शारीरिक विकास। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखना एक तरह के व्यवहार का, सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, बचाव है, या फिर विस्तार है, प्रसार है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सीखना एक तरह के व्यवहार का दोस्तों क्या है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों। ए में दे दिया है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, डी में है आकस्मिक अधिगम के लिए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा,
प्रसूत अनुबंधन के लिए हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 4 उप परीक्षण, बी में है 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण या फिर 7 उप परीक्षण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है 5 उप परीक्षण। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बुद्धिमापन का भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।